फिलहाल ईरान ने नया प्रस्ताव, यही इस वक्त एक पहली बड़ी खबर है क्योंकि यूएस को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया है और एक महीने में जंग खत्म करने का ही यह प्रस्ताव है। हालांकि कहा गया कि हम जंग का अस्थायी अंत चाहते हैं। ईरान की तरफ से साफ तौर पर इस प्रस्ताव में यह कह दिया गया कि हम जंग का अस्थायी अंत चाहते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है, ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब, क्योंकि ईरान के प्रस्ताव की अब समीक्षा करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लगता नहीं प्रस्ताव स्वीकार होगा। ईरान ने मानवता को शर्मसार कर दिया है, ईरान को और कीमत चुकानी हो। अब सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे ईरान का नया प्रस्ताव? बड़ी मांगे क्या है, पहले यह जानिए। सभी मोर्चों पर जंग का अंत हो, भविष्य में हमले ना करने की गारंटी भी, साथ ही खाड़ी से यूएस सैनिकों की वापसी और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से नौसैनिक नाकेबंदी भी हटे। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के लिए नई व्यवस्था बने और फ्री संपत्ति वापस लौटाई जाए। बड़ी बात यह कि प्रतिबंधों में भी ढील की मांग की गई है और कहा गया कि अब मुआवजा भी मिले। वहीं ईरान के नए प्रस्ताव में एक और सबसे बड़ी खबर सुनिए, क्योंकि इसमें परमाणु पर बात नहीं है और नए प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और सेक्शन पर भी फोकस है, सैंक्शंस पर भी फोकस है। आपको बता दें कि अमेरिका के लिए परमाणु पहली प्राथमिकता, अमेरिका के लिए पहली प्राथमिकता परमाणु है। लेकिन इसी प्रस्ताव में अब ईरान की तरफ से परमाणु का कोई जिक्र ही नहीं है। अब जंग खत्म करने की अमेरिकी शर्तें भी जान लीजिए और उसी पर आगे करेंगे सवाल, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ईरान के नए प्रस्ताव में परमाणु पर कोई बात ही नहीं है। अब ईरान अपने सभी परमाणु स्थलों पर IAEA की बिना शर्त पहुंच दे और 3.67% से ज्यादा किसी भी स्तर का संवर्धन तुरंत रोका जाए। हमास, हिजबुल्लाह, हुती को वेपन और वित्तीय सहायता भी खत्म हो और 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल का विकास और टेस्ट भी रोकना होगा। हालांकि प्रतिबंधों पर पहले कोई रियायत नहीं और जांच के बाद ही छूट मिलेगी। इस बीच आपको बता दें, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शरदेंदु सर, अब सवाल आज के हालात में सिर्फ सबसे पहला आपसे करना चाहती हूँ कि ईरान इस स्टेट पे पहुंच चुका है कि वो शर्तें सामने रखता है और अमेरिका को अब डेडलाइन भी देता है। और सबसे बड़ी बात, जो बात अमेरिका बार बार कहता आया है, जिस वजह से दूसरी वार्ता नहीं हो पाई, वो है परमाणु का मुद्दा। उसका इस प्रस्ताव में कोई जिक्र ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये युद्ध लड़ाई यूरेनियम एनरिचमेंट की वजह से है। कहीं न कहीं अमेरिका को डर था कि अभी ईरान जो है उसका यूरेनियम एनरिचमेंट इतने आगे तक बढ़ गया है कि वो वेपन ग्रेड में उसको कन्वर्ट कर लेगा। इसी वजह से स्ट्राइक की गई, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया, चाहे वो जून में स्ट्राइक थी या अभी की स्ट्राइक हो। अगर इसको मसौदे में आपने नहीं रखा तो प्लान तो वहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मूल वजह लड़ने की तो यही है, लड़ाई की, क्योंकि इससे इजराइल के अस्तित्व को भी खतरा है और अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसेस जो मिडिल ईस्ट में उनको भी खतरा बना हुआ है। तो इस मसौदे को इंक्लूड करना चाहिए। और इसको देखिए, कतार जब आज की डेट में जब मीडिएशन कर रहा था उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो इस पे एक सहमति बनी थी कि ईरान जो है इसका पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगा, फर्दर इनरिचमेंट नहीं करेगा और जो IAEA के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक ये चीजें फाइनल होती होती अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया। अब इसी चीज को ईरान मानने को तैयार नहीं है, लिहाजा इसका हेडवे तो नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये ईरान ने जानबूझ के इसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये अक्रॉस द टेबल टॉक टेबल पे बात होगी। जब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने की बात करेगा, फिर ब्लॉकेट हटेगा, फिर वो कंपनसेशन की बात करेगा, फिर वो कहेगा परमानेंट हमें पीस चाहिए। तो एक बार्गेनिंग के लिए मानने को राजी होगा, क्या रुख नजर आ रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि शक्ति आधारित शांति की पहल करने का मतलब क्या है? अगली खबर सुनिए सर, क्योंकि ईरान पर कभी भी यूएस हमला कर सकता है, इसके संकेत साफ है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान जहां ईरान पर फिर हमला कर सकते हैं, और रॉयटर्स के हवाले से ये एक और बड़ी खबर है जहां देखिए किस तरीके से अब दुनिया की सांसें भी थमी हुई है, क्योंकि शांति की हर कोशिश अब युद्ध के मुहाने पर ही खड़ी है। अब एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरानी प्रस्ताव की समीक्षा की बात भले ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हो, लेकिन ये भी कह रहे हैं ईरान पर हमला होगा जरूर। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रुख, जो पहले कहते हैं कि वो नए प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे,
लेकिन पलक झपकते ही अपने रुख से पलटकर ये भी साफ कर देते हैं कि इसे मंजूर करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, ट्रंप की सीधी चेतावनी भी है कि अगर अब कोई गड़बड़ की तो फिर से बड़ा हमला होगा। दूसरी तरफ ईरान का अपना अड़ियल रुख। तेहरान का कहना है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है, लेकिन फिर अचानक पैंतरा बदलते हुए 30 दिन में समाधान वाला नया प्रस्ताव सामने रख दिया। और ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो कूटनीति और टकराव दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बातचीत की मेज से लेकर जंग के मैदान तक दोनों देशों के बीच दांव पेच का ये खेल किसी बड़े महाविध्वंस की तरफ इशारा कर रहा है। शरदेंदु सर, यही तो मैं सवाल कर रही थी। शक्ति आधारित शांति की इस पहल का मतलब कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या ये लोग बातचीत तक की नौबत ला पाएंगे? क्योंकि यहाँ ईरान इस लेवल पर शर्तें रख रहा है कि वो अब अमेरिका को डेडलाइन तक दे रहा है सर 30 दिन की। वहीं वो ये जानता है कि कैसे अमेरिका ने टाइम बाय करते हुए अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर जो सिचुएशन रूम में मीटिंग की, उससे भी उसको साफ नजर आ गया कि वो अमेरिका पर किसी भी हद तक भरोसा नहीं कर सकता। जी हाँ, देखिए, ईरान हमेशा से, अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो सभी को पता है। लेकिन जो ईरान शर्तें जिस तरीके से रख रहा है, देखिए इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको अमेरिका ना माने। अमेरिका के जो मेन क्राइटेरिया है जिसकी वजह से उसने ऑपरेशन किया वो इंक्लूड नहीं किया, वो अमेरिका अपनी बात पे अड़ा रहेगा। और जिस तरीके से उनके एडमिरल जो सेंटकॉम के जो जनरल हैं, उन्होंने युद्ध की तैयारी कर रखी, वो काबिले तारीफ है। अब तो वो पाकिस्तान का भी फ्रंट खोलने की बात करते हैं। तो इस पूरे सीज फायर में जो भी हुआ, दोनों देशों ने अपना बिल्डअप किया है। और साथ में जो 15 पॉइंट प्रोग्राम ईरान ने रखा, वो दिखाता है कि वो युद्ध लड़ना नहीं चाहता है, और यही हालत अमेरिका की है। लेकिन किस बात पे सहमति होगी ये नहीं सुनिश्चित हुआ है, ये मिसट्रस्ट की वजह से है। और अमेरिका अपनी बात पे सही है कि जब तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्लान ईरान नहीं छोड़ता है, तब तक वो युद्ध का जो मकसद था वो अचीव करता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर वो इस पॉइंट को छोड़ देगा और ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट रशिया या चाइना की मदद से करता है और वेपन ग्रेड में इसको कन्वर्ट कर लेता है, तो मिडिल ईस्ट की जो सुरक्षा है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। फिर इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से, जिस धमाके के साथ वहां पे अपने बातों को मनवाते हैं, फिर वो नहीं रखेंगे। सर, मैंने ये सिचुएशन रूम में की गई ब्रीफिंग को भी इसीलिए मेंशन किया कि अमेरिका, क्या ये कोई एक और स्ट्रैटेजिक मूव तो नहीं है? क्या वो बातचीत का महज एक दिखावा तो नहीं कर रहा? तरफ शांति की धुंधली उम्मीदें, दूसरी तरफ समाधान के नाम पर महाविनाश की तैयारी। ईरान के जंगी प्लान और बड़े बयानों ने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जहां आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी का यह सीधा ऐलान कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अब ईरान का राज चलेगा और जहाजों की आवाजाही के लिए नए और कड़े कानून लागू भी कर दिए गए हैं। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समंदर की नाकेबंदी की खुली चेतावनी भी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पश्चिमी देशों को दो टूक कह दिया। अराक्ची का यह मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पुराने आरोपों को बार बार दोहराना गैर जिम्मेदाराना है और यह कूटनीति के रास्ते बंद करने जैसा है। तल्खी यही खत्म नहीं होती। पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रेजाई ने भी सीधा हमला बोला। कहा, अमेरिकी युद्ध मंत्री की गलत नीतियों ने अमेरिकी सेना को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जहां से निकलना अब नामुमकिन है। और अंत में ईरान समर्थक मीडिया अल हुर्स ने एक बार फिर से यह दोहराया कि ईरान के लोग ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यानी इन सभी बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि शांति के रास्ते बंद हो चुके हैं, बस समाधान का इंतजार है या फिर उसे एक धमाके का जो महाविध्वंस की शुरुआत करेगा। अब नए प्रस्ताव के बाद ईरान के नेवी कमांडर की बड़ी धमकी यह है कि फिर जंग हुई तो नए वेपन का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कई विकल्प हैं। नेवी कमांडर का यह बयान। वहीं ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप का दावा, जहां ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह खत्म कर देंगे और वो दोबारा मिसाइल बनाने की कोशिश भी करेंगे। प्रोफेसर राजन इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर राजन, ये सवाल सबसे पहले मैंने शरदेंदु सर से ये किया था कि ईरान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो डेडलाइन के तहत प्रस्ताव रखता है अमेरिका के सामने। ईरान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर नाकेबंदी हुई, उसे ना सिर्फ अमेरिका के सामने चुनौती बताते हुए अपने आज प्रस्ताव के तहत यह भी साफ कर देता है कि राज तो हमारा ही चलेगा, भले ही जितने दावे डोनाल्ड ट्रंप कर ले। सर, इन दावों और चेतावनियों के बीच प्रोफेसर राजन, आपको लगता है डायलॉग डिप्लोमेसी मुमकिन हो पाएगी?
जी मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया सुरभि जी। मैं बता दूं कि ईरान क्यों इस ढंग से स्ट्रॉन्ग अपने दावे को इस मजबूती से क्यों पेश कर पा रहा है। उसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि उसको लगता है कि उनके पास एक ऐसा वेपन मिल गया है जो कि हॉर्मुज का वेपन, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो दबाव डाल सकता है। दूसरा कि उनको ईरान को यह पता चल गया है कि ट्रंप की मजबूरी बढ़ती जा रही है। सारे जो यूरोपियन देश हैं, नाटो, उन्होंने इनके साथ आने से मना कर दिया है, तो इनके कोई भी इंटरनेशनल अभी अलायंस पार्टनर्स नहीं आ रहे हैं इसके साथ। तीसरा कि ट्रंप की मजबूरी यह है कि अमेरिका में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे अंदरूनी दबाव, जो डोमेस्टिक प्रेशर है, वो काफी ज्यादा है, और उनको लगता है कि ये दबाव बढ़ता ही जाएगा। और वैसे में और अमेरिका की जनता यह नहीं चाहती है कि वहाँ पे कम से कम 50 से 2 लाख तक सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी। सॉरी टू अगर बट इन, उसको लेकिन इन तमाम फैक्टर्स का ही फायदा उठाते हुए ही उसने मिडिल ईस्ट में अब समर्थन की कोशिश की है। कूटनीतिक दाव जिस तरीके से ईरान ने चले, और एक और बात जो मेंशन करना चाहती थी, इस नए प्रस्ताव में सर परमाणु का कोई जिक्र नहीं है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप, मैं बता दूं कि परमाणु का मुद्दा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी अगर हॉर्मुज खुलवाने की बात भी होती है, इस पे अगर ईरान तैयार हो जाता है, तो मुझे लगता है कि समझौता इस पे भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। कई बार यह भी बोल चुके हैं कि वो इस युद्ध यह युद्ध उनको खत्म, उनके लिए, अमेरिका के लिए खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने से पहले कुछ दिखाना चाहते हैं। हॉर्मुज खोल के या कुछ ईरान कुछ इस ढंग का करे कि कुछ समय तक वो एनरिचमेंट नहीं करे, इस ढंग का वादा करे, तो मुझे लगता है अमेरिका के लिए निकलना आसान होगा। लेकिन ईरान चूंकि मजबूती से आ रहा है, उसको लगता है कि अमेरिका की मजबूरी बढ़ती जा रही है, तो उसका फायदा उठा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो सेफ एग्जिट चाहते हैं, लेकिन दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनको विक्ट्री एग्जिट की जरूरत है अमेरिका को। हालांकि इसी को लेकर आगे सवाल, उससे पहले ईरानी सांसद का बड़ा बयान, जिन्होंने कहा कि 1 ग्राम यूरेनियम भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए किस तरीके से इस प्रस्ताव के बीच वो बयान भी अब लगातार बड़ी सुर्खियां हैं, जहां ईरानी सांसद के इस बयान का मायने भी जानेंगे, और 1 ग्राम यूरेनियम भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर ईरान का नया कानून, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि नए कानून में कई सख्त बातें भी शामिल की गई हैं। इसमें इजरायली जहाजों पर हमेशा के लिए पाबंदी, दुश्मन देशों को हर्जाना देने का ही रास्ता, और बाकी देशों को भी तेहरान से मंजूरी जरूरी होगी। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का यह नया आदेश है क्या? जल्द आपको ये खबर बताते हैं। उसके बाद प्रोफेसर राजन आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब ईरान ने हॉर्मुज पर 12 अनुच्छेदों वाला एक विधेयक जारी किया है, और इसमें पहले ऑर्डर के तहत सुनिए कैसे इजरायली जहाजों पर हमेशा के लिए रोक की बात कही गई है। दूसरा ऑर्डर, जहां दुश्मन देशों को गुजरने के लिए टैक्स देना ही होगा। तीसरा ऑर्डर, जहां सभी जहाजों के लिए ईरान की इजाजत जरूरी है। चौथा ऑर्डर, जहां युद्ध से पहले वाली स्थिति अब बहाल नहीं होगी। पांचवा ऑर्डर, हॉर्मुज पर पूरी तरह ईरान का ही नियंत्रण रहेगा। प्रोफेसर राजन, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते थे कि अगर मैं ये नाकेबंदी ना करता, उस नाकेबंदी को जस्टिफाई करते थे, अगर अमेरिका नाकेबंदी ना करता तो आपको ये पैसा बस देना पड़ता। ईरान जिन शर्तों की बात करता है, उसमें वो टोल टैक्स लगाते हुए ऐसी स्थिति बना देता कि आप कुछ भी ना कर पाते स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहाज निकालने के लिए, जब तक आप पैसा ना देते। लेकिन अब तो ये कानून के तहत बनाने की उसकी पूरी तैयारी। प्रोफेसर राजन। जी बिल्कुल, ईरान देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी तक चल रहे थे, जिसमें कि वहां से जो भी शिप्स उस रास्ते से जा रहे थे, हालांकि मैं बता दूं कि वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर में जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजिट पैसेज होता है, उस पर कोई भी टोल टैक्स या उस ढंग का चीज नहीं लगा रहा था। अगर कोई सहायता लेता है किसी ढंग का ईरान से, वो बात अलग थी, अदरवाइज कोई उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। लेकिन ईरान जो अभी करने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि चूंकि 20% वहां से निर्यात हो रहा था तेल का पूरे विश्व का, तो वैसे में उसका फायदा उठाना चाह रहा है, और दोनों देश गलत कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ईरान भी गलत कर रहा है ब्लॉकेट करके, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और अमेरिका भी गलत कर रहा है वहां पे ब्लॉकेट का, वह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन चूंकि अमेरिका ही इस बात जो सबसे शक्तिशाली देश है, अगर वह इस बात को नहीं मान रहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मान रहा, तो ईरान भी बोल रहा है कि हम भी नहीं मानेंगे, और उस पर वो टैक्स लगाने की बात कर रहा है। लेकिन कन्वेंशन, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उसके हिसाब से वहां पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत यह होगी सुरभि कि केवल ईरान पे नहीं लगेगा, जो दूसरे देश है, मलक्का में वो सिंगापुर लगा सकता है, पाक स्टेट में श्रीलंका, इंडिया बात कर सकता है। तो सारे जो ट्रेड हो रहा था, नेविगेशन हो रहा था, वो खतरे में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर ट्रेड का जो 60-70% जो ट्रेड होता है, वो सी के, समुद्र के रास्ते से होता है, खासकर तेल का निर्यात जो होता है। तो वैसे में मुझे लगता है कि यह दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। समझौता अगर हो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव डालना चाहिए कि किसी भी हाल में टैक्स ईरान को नहीं लगने देना चाहिए, और ना ही वहां पे कोई ब्लॉकेट होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दबाव डालने की कोशिश कौन कौन
कर सकता है, इसको लेकर आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले ईरान पाकिस्तान सीमा पर ईंधन तस्करों का हुजूम, एक और बड़ी खबर है और ये पिरकौर सीमा के पास हजारों ईंधन तस्कर दिखे हैं। तस्करी पर IRGC ने आंखें मूंदी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है तेल भंडारों का दबाव कम करने की ये कोशिश है। वायरल वीडियो में बड़ी तादाद में तस्कर नजर आए हैं। हालांकि एक ईरानी टैंकर यूएस नौसेना को चकमा देने में कामयाब होकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पार कर गया और ये सुपर टैंकर अब एशिया प्रशांत क्षेत्र तक पहुंच गया है। ईरानी सुपर टैंकर ने अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा दिया। इस विशाल क्रूड कैरियर ने अरब सागर को पार कर लिया। शिप में 19 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल था। शिप में लदे क्रूड ऑयल की कीमत करीब $22 करोड़ है। शिप यूएस नेवी और ट्रैकिंग सिस्टम की निगरानी से बचकर निकल गया। ईरान का दावा है कि उसके 52 जहाजों ने अब तक नाकाबंदी तोड़ी है, साथ ही अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम हो रही है। रक्षा विशेषज्ञ शरदेंदु सर हमारे साथ है। शरदेंदु सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर भी क्या ईरान अब पूरी तरह गेम बदलने की कोशिश कर रहा है? ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड को लेकर जब खबरें आई थी तो आर्थिक नुकसान, आर्थिक चोट को लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो जिस तरीके से टैक्स और संसद में अपने इस प्रस्ताव और कानून को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अपने राज की बात ईरान कर रहा है, क्या ये एक गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है आज के इस हालात में? देखिए, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का सवाल है, ईरान की जो स्थिति आपको 28 फरवरी के पहले वाली स्टोर करनी पड़ेगी। अगर आप उस स्थिति में नहीं जाते तो आपके ऊपर तमाम इंटरनेशनल प्रेशर होंगे। अमेरिका की गलती का खामियाजा पूरे दुनिया से आप नहीं वसूल सकते, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये दिखाता है कि आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कहीं ना कहीं IRGC के दबाव में वीक पड़ रहा है। IRGC अपने टर्म्स एंड कंडीशन को लागू करा रहा है और वो नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को वो किसी भी तरीके से खोए। आज की डेट में ये आपको एक विनिंग आपको स्टेप लगता है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल किया तो शायद अमेरिका को बात मनवाने में आप सफल होते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत बड़े पॉइंट लूज कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश आपके बरखिलाफ होते चले जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे अगर आपने इसी तरीके से कंट्रोल रखा तो जो स्थिति, आर्थिक स्थिति दुनिया की बदहाली हो रही है, उसको कैसे आप उससे कैसे निपटेंगे? और अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि आपने ब्लॉकेट जो लगाया है वो बहुत बड़े इलाके में लगाया है, वहां से 1-2 ऑयल वेसल्स निकलते रहेंगे, लिहाजा आप ब्लॉकेट हटाइए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलिए और टॉक टेबल पे आइए। ये तो स्टेट पे आप बात मानी जा सकती है। पहले उस कूटनीतिक दाव को लेकर भी बात कही, जहां ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से तुर्की, कतर और साथ ही सऊदी से लगातार ईरान बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये सारे जितने मिडिल ईस्ट के कंट्री, इनको एक प्रेशर अमेरिका पे जनरेट करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर ये सारे कंट्री प्रेशर जनरेट करते हैं अमेरिका से तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। देखिए, जब लड़ाई अमेरिका छेड़ेगा इस फेज में तो सफर कौन करेगा? सफर यही सऊदी अरेबिया करेगा, कुवैत करेगा, कतर करेगा, UAE करेगा। इनके ऊपर ईरान स्ट्राइक करता, वो अमेरिका के जो 50 स्टेट है वहां पे जाके स्ट्राइक नहीं करेगा। वो इन देशों पे हमला करके क्षति पहुंचाता, तो अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट के ही कंट्री सफर कर रहे हैं। तो आपको अपना अस्तित्व बनाने के लिए एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा और ईरान को कन्विंस करना पड़ेगा। आप अपने टॉक, ये जो डायलॉग्स हैं उसको बंद मत करिए, जिससे कि आप एक मीडिएशन का रोल प्ले कर सके और अमेरिका पे दबाव बना सके कि वो टॉक टेबल पे आए। और न्यूक्लियर के लिए अपनी स्थिति को ईरान को स्पष्ट करना पड़ेगा। जब तक आप न्यूक्लियर के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे, शांति वार्ता आगे नहीं चलेगी। आपकी सारी बातें जायज हैं, जब मोमेंट आप न्यूक्लियर की बात नहीं करते हैं तो वहीं बात बिगड़ जाती है। तो मेरा मानना है कि आज के डेट में ये नहीं सही, थोड़े इस नए प्रस्ताव में न्यूक्लियर का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या वाकई आने वाले वक्त में बातचीत हो भी पाएगी या नहीं? और इस बीच एक और खबर है, क्योंकि ईरान के साथ फिर युद्ध की आशंका को लेकर खबर, जहां इजराइल अब सैन्य उपकरण जमा कर रहा है और इजराइल में गोला बारूद की खेप भी पहुंच गई है। तो लगातार तैयारियों को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां इजराइल कैसे सैन्य उपकरण जमा कर रहा है उसको लेकर खबर, इजराइल में गोला बारूद की खेप पहुंची है। वहीं ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू ने एक मीटिंग भी बुलाई है। नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। हालांकि नेतन्याहू की ये मीटिंग खास क्यों है,
जानिए, जहां इजरायल ने अब ईरान पर हमले की तैयारी को तेज कर दिया है, वहीं कभी भी अब हमला हो सकता है। अलर्ट पर इजरायली सेना है और अमेरिका ने इजरायल में सैन्य मदद भी भेजी है। हालांकि नेतन्याहू ने ईरान का वजूद मिटाने की धमकी दी है। इजरायल को अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का अब इंतजार है। वहीं सहयोगी देशों में भी तैयारी को लेकर खबर है। आईडीएफ ने लेजर बीम डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और यूएई में इजरायल ने लेजर बीम सिस्टम तैनात किया है। आयरन डोम को चलाने वाले सैनिक भी भेजे हैं। खतरा 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने कई बड़े हमले जो किए थे, ईरान के कई हमलों को रोकने में इजरायल नाकाम था। ऐसे में प्रोफेसर राजन, मिडिल ईस्ट में जो हमले ईरान की तरफ से हुए, क्या इस अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले इजरायल एक कवर और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से यूएई के साथ उसने किया है? देखिए, इजरायल की खुद की इतनी क्षमता नहीं है सुरभि कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। इजरायल की अमेरिका भी, अगर आप जानते हैं कि अमेरिका के 16 बेसिस में, कल ही वाशिंगटन पोस्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है अमेरिका का, उसका रिपोर्ट था कि 16 बेसिस जो है वहाँ पे मैसिव डैमेज हुआ है ईरानियन के मिसाइल के अटैक जो हुए थे, जो अमेरिका के बेसिस थे, और उनको रिस्टोर करने में काफ़ी समय लगेगा। तो अगर अमेरिका वहाँ पर नहीं कर पा रहा है तो इजरायल की हिम्मत नहीं है। मैं बता दूँ, इजरायल की क्षमता नहीं है। इजरायल अभी तो जो एक मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, बहुत सारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे जो यूएई, सऊदी अरब इत्यादि, तो उसको इजरायल में शिफ्ट कर दिया गया था कि इजरायली को बचाने के लिए। तो इससे ये सारे देश काफी नाराज हैं। हो यह रहा है वहां पे कि चूंकि सऊदी अरब और यूएई के भी रिलेशन काफी खराब है। मैं बता दूं, यमन को लेके, सूडान को लेके, और अभी ओपेक से यूएई बाहर चला गया। तो वैसे में यूएई अभी इजरायल और अमेरिका दोनों के काफी करीब रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि सऊदी अरब वहां पे अपने रीजनल डोमिनेंस को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है और टर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर और राजन, लेकिन अभी आज के इस हालात में, जहां 40 दिन तक युद्ध में कितना नुकसान गल्फ की अलग अलग कंट्रीज को ईरान ने पहुंचाया है, क्या उनके डिसीजन आज उस लिहाज से हो रहे हैं जहां वो पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और इजरायल पर डिपेंड नहीं कर रहे? क्योंकि इस अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के तहत ईरान ने यह साफ जरूर कर दिया कि पहले हमने आपके एयरबेस को टारगेट किया, अब हम सीधा हिट आपकी वॉरशिप्स को करेंगे, और ऐसा नहीं है कि दोबारा किसी भी गल्फ कंट्री को ईरान टारगेट नहीं करेगा। इस बात को तो वो रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल, बस ये बिल्कुल ईरान टारगेट करेगा, और अभी तक तो ज़्यादातर मिलिट्री बेसिस को ही कर रहा था, डिफेंस सिस्टम को कर रहा था। लेकिन आप ये मान के चलें कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, जैसे तेल के भंडार इत्यादि को टारगेट किया था उसने, और फ्यूचर में इसके भी बढ़ने की संभावना है। यूएई ने अपने सैनिकों को बोला है कि दूसरे ईरान से और दूसरे देशों से वापस आने के लिए। तो इसका मतलब है कि यह भी तैयारी चल रही है, युद्ध आगे बढ़ती है तो यूएई भी उसमें शामिल हो सकता है कि सऊदी अरब भी उसमें। तो ये सारी संभावनाएं अभी बनती आ रही है, और युद्ध भी शुरू हो सकता है। आपने बिल्कुल सही शुरू में ही प्रोग्राम में कहा था कि अगर नेगोशिएशन नहीं होता है तो युद्ध के बढ़ने की काफी संभावना है। कहां तक अमेरिका और इजरायल अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, यह तो कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि सिचुएशन काफी खराब है, वोलेटाइल है वहां। बिल्कुल, ऐसे में इजरायल जिस तरीके से जंगी तैयारी कर रहा है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 2 नए लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन खरीद को मंजूरी मिली है। F-35, F-15 IA जैसे आधुनिक जेट इजरायल खरीदेगा। ईरान युद्ध से मिले सबक के बाद ही यह फैसला लिया गया है, और अगले 10 साल के लिए $119 अरब के सुरक्षा प्लान को लेकर एक और खबर, यानी जंगी तैयारी इजरायल कर रहा है। तो खबर यह है कि ईरान युद्ध से ही सीख लेकर इजरायल की तरफ से बड़ी तैयारी हो रही है, जिसमें 2 नए लड़ाकू स्क्वाड्रन को मंजूरी और $119 अरब की रक्षा योजना। जिसे संकेत क्या है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि साफ है कि जंगी तैयारी जिस स्तर पर इजरायल कर रहा है उसमें युद्ध विराम स्थायी नहीं, और जल्द जंग का अगला चरण जहां ईरान से आगे रहने का ही ये मिशन है। हालांकि शरदेंदु सर, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन सीमित जरूर हो सकते हैं, इस बात के संकेत दिए जा चुके हैं। लेकिन इसी सीमित ऑपरेशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज इतनी प्रिपेयर्ड हो चुकी है, जहां ये सवाल मैंने इसीलिए प्रोफेसर राजन से किया था कि यूएई अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है, सऊदी अरब अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है, कि अगर ऐसी नौबत आई तो वो सीधे ईरान से मुकाबला करे? देखिए, मेरा मानना, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, या कोई गल्फ कंट्री हो, एक दिन में डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस होती नहीं है। आप इक्विपमेंट एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसकी महारत, उसका डिप्लॉयमेंट, उसका एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, क्या टारगेटिंग होगी, तमाम ऐसी चीजें होती है, साथ में ट्रेनिंग और साथ में आपके फुट ऑन ग्राउंड। ये सारी चीजें जब तक आप पूरी तरीके से नहीं कर लेते और एक रणनीति नहीं बना लेते, तब तक आपकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होती नहीं है, और इसमें समय लगता है। इंसान एक दिन में ट्रेन नहीं होता है,
इक्विपमेंट आप ला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी डिपेंडेंसी उस कंट्री पे बनी रहेगी जहां से आपने इक्विपमेंट लिया है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तमाम तरीके की स्ट्राइकिंग और जो कॉम्बैट होता है उसको अलग तरीके से सीखा जाता है, रिहर्स किया जाता है, तब एप्लीकेशन किया जाता है। तो इसमें समय है, लिहाजा जब तक ये चीजें हो नहीं जाती तब तक सऊदी अरब को पाकिस्तान या अमेरिका पे या मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री को अमेरिका पे निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका देखिए क्या कर रहा है, अमेरिका ने इन सारी कंट्रीज के सिक्योरिटी को दूर करके सिर्फ एक कंट्री के सिक्योरिटी में लगा हुआ है, वो है इजराइल। इजराइल को तमाम तरीके की आर्थिक मदद, मिलिट्री मदद और हार्डवेयर देता है, जिससे कि इजराइल अपने आप को पूरी तरीके से इस रीजन में सिक्योर कर सके। और आगे आने वाले समय में अगर अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल को वापस युद्ध प्रायर के युद्ध के जैसे कर ले, तो उसके लिए मददगार जो इसमें पूरी फेथफुलनेस है वो इजराइल की मदद के साथ करता है। तो उसका एक जो ग्राउंड पे जो पैर जो बहुत स्ट्रांग है वो इजराइल के ऊपर है और साथ में तमाम देशों को अपने फोल्ड में वो रखता है। लेकिन आज भी हकीकत यही है सर कि ईरान से तनाव के बीच अब मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ भी पहुंचे हैं, और इसी को लेकर अगला सवाल आपसे वापस करूंगी शरदेंदु सर, क्योंकि यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से ब्रैड कूपर मिले, अरब सागर में तैनात यूएसएस त्रिपोली का ये दौरा किया, किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का ये निर्देश, जहां ब्रैड कूपर ने अब 2 दिन पहले ही ट्रंप को भी ब्रीफ किया और अब यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से भी मुलाकात की। तो क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि बातचीत नहीं बढ़ी तो किसी भी वक्त हमला शुरू हो सकता है, और हमला शुरू करने से पहले जो संकेत और जो तैयारियां हुई हैं उसको लेकर भी बड़े दावे। हॉर्मुज़ में नाकेबंदी के बीच ही मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ का पहुंचना, वहीं अरब सागर में तैनात यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से ब्रैड कूपर की मुलाकात, सेना को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश। यूएसएस त्रिपोली पर 3500 मरीन कमांडो भी तैनात हैं और इस्लामाबाद में वार्ता टीम में भी ब्रैड कूपर शामिल थे। यही सबसे बड़ी खबर है। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने भी कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका को यह तय करना है कि उसे कूटनीति का रास्ता चुनना है या टकराव का। शरदेंदु सर, कमिंग बैक टू यू, यूएसएस त्रिपोली पर जाकर मुलाकात करना, वहीं उससे पहले सिचुएशन रूम में वॉर प्लान को लेकर ब्रीफ करना, ये दोनों घटनाक्रम क्या दिखा रहे हैं? अमेरिका शांति वार्ता का महज दिखावा तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये रेडीनेस, ये अलर्टनेस क्या संकेत है सर? देखिए, शांति वार्ता तो के लिए तो अमेरिका भी इच्छुक है, लेकिन उसने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। और ये जिस तरीके से सेंटकॉम की ब्रीफिंग हुई है, जिस तरीके से ब्रैड कूपर ने ब्रीफ किया है, वो बताता है कि अमेरिका देखिए ग्राउंड एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। जिस तरीके से यूएस त्रिपोली और उसके जो मरीन कमांडो हैं, उनका मकसद ये है कि चाहे वो खर्क आइलैंड, चाहे वो अबू मूसा आइलैंड या लारक आइलैंड को ऐसे कब्जा करें जिससे कि एक तरीके का जो प्रेशर ईरान ने जनरेट कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वो रिलीज किया जा सके। और जो अब वहां डी माइनिंग का काम होगा, तो अगर ग्राउंड फोर्सेस आइलैंड पे होंगे तो एक तरीके का सपोर्ट रहेगा, तमाम तरीके की इंटेलिजेंस या सर्वेलेंस जो ईरान इस इलाके में कर रहा है, जो उसकी लॉन्चिंग साइट है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके से एक ग्राउंड एक्शन प्लान हो रहा है। और साथ में मेरा मानना है कि जब ग्राउंड एक्शन प्लान होता है तो आइलैंड के साथ साथ आपको तमाम फ्रंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसमें कि ईस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान से गुजरता है, वेस्टर्न फ्रंट आपको मिलेगा इराक की तरफ से, आर्मेनिया, अजरबैजान की तरफ से। और ये सारे फोर्सेस जब एक साथ कांग्रिएट करेंगे और जिनका असेंबली होगा तेहरान, तब जाके एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। और साथ में अमेरिका ने यह भी क्लियर किया कि अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाएगा तो जो उनका जो इंडस्ट्रियल यूरेनियम है इस्फहान में, उसको भी कैप्चर करने की बात करेंगे। हालांकि एक बहुत डिफिकल्ट काम है, वो किस लेयर पे कहां पे है और किस तरीके से वो ट्रूप्स को कमिट करेगा, कौन से स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करेगा, ये बहुत बड़े अलग मेटिकुलस प्लानिंग की जरूरत है। क्या वो सक्सेस होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा, लेकिन इस तरीके की तैयारी चल रही है। और जब तैयारी चलती है तो एक तरीके का प्रेशर ईरान पे डेफिनेटली आएगा। लगता तो नहीं है ईरान जिस तरीके से शर्तें रख रहा है, डेडलाइन के तहत नए प्रस्ताव दे रहा है, इस प्रेशर का उसके ऊपर कोई असर हो भी रहा है? इसी को लेकर प्रोफेसर राजन आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान का तनाव जिस चरम पर है, इस बीच ईरान ने अपनी कूटनीति कैसे तेज कर दी है, जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और अपना पक्ष यानी अपने देश का पक्ष रखा। ईरानी विदेश मंत्री ने आज 4 विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। इसमें फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल हैं। अराक्ची ने इन विदेश मंत्रियों से अमेरिका इजराइल के साथ जारी सीजफायर, युद्ध खत्म करने की ईरान की पहल और ईरान में हुई तबाही और विकास पर चर्चा की।
खास बात यह भी है कि अरागची ने कल भी 7 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की थी। ईरान का प्लान है कि विदेश मंत्रियों से बातचीत का मकसद दुनिया के सामने ईरान का पक्ष रखना है, डिप्लोमेटिक पहल के लिए अपनी राय बताना और वार्ता की दिशा में ईरान की गंभीरता दर्शाना है। इसके अलावा ईरान अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी मजबूत करना, ट्रंप के रवैये के खिलाफ समर्थन जुटाना और ईरान के विकास के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा हुआ है। प्रोफेसर राजन, आपके पास आ रही हूँ। ये जो कूटनीतिक दाव खेले जा रहे हैं, जिस तरीके का समर्थन जुटाने की कोशिश करी जा रही है, ईरान का एक स्ट्रैटेजिक मूव तो नहीं है कि कहीं वो पश्चिम एशिया के पूरे एक पावर बैलेंस को बदलने की कोशिश कर रहा हो? देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें अगर निगोशिएशन ईरान के टर्म्स पे होता है तो मैं बता दूं कि ईरान की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर का, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अगर समझौते होते हैं तो ईरान की बढ़त मानी जाएगी। और ये सारे देश जो मिडिल ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो सारे देश अभी ईरान के दबाव में आ जाएंगे। चाहे मैं इराक की बात करूँ, कुवैत, बहरीन इत्यादि, बहुत जॉर्डन, छोटे छोटे देश इत्यादि हैं, वो पूरी तरह से ईरान के इन्फ्लुएंस में आएंगे और वहाँ का भू राजनीतिक समीकरण जो है पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं बता दूं, यह जो बातचीत चल रही है वहां पे वो इससे पहले देखा कि अरागची का विजिट ओमान में हुआ था, यानी कि मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स को उससे पहले पाकिस्तान जा ही चुके हैं, आप जानती हैं। रसिया गए हुए थे कुछ दिन पहले, वहां पे उन्होंने पुतिन के साथ बातचीत की। और उसके बाद अभी आपने देखा कि यूरोपियन देशों से, जापान से, कोरिया से, भारत से भी उनकी बातचीत चल रही है। और ये सारे देश कहीं ना कहीं मानते हैं कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो वैसे में अमेरिका के विरोध में जो काउंटर नैरेटिव है उसको तैयार करने की कोशिश हो रही है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह भी मानना है कि ईरान भी कहीं ना कहीं गलती कर रहा है हॉर्मुज बंद करके, तो वैसे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहा है पूरे विश्व में कि ईरान की क्या मजबूरी है और ऐसा वो क्यों कर रहा है। आपने तेल का यहाँ पर जिक्र किया, जरा अगली खबर भी सुनिए और समझाइएगा जरूर सर, क्योंकि अब सीरिया ऑयल ट्रांसपोर्ट का नया विकल्प बना और हॉर्मुज बंद होने पर सीरिया के रास्ते तेल ट्रांसपोर्ट अब इराकी ऑयल ट्रक के जरिए सीरिया पहुंच रहे थे और बानियास बंदरगाह से यूरोप पहुंच रहा है क्रूड ऑयल। नए ऑयल कॉरिडोर को लेकर ही अल जजीरा की ये रिपोर्ट। हालांकि मिडिल ईस्ट की जंग में ही जॉर्डन की एंट्री को लेकर भी एक खबर है, जहां सीरिया में जॉर्डन के विध्वंसक हमले और दक्षिण सीरिया में जॉर्डन की एयर स्ट्राइक। अब सुवेदा में हथियार तस्करों के ठिकानों पर हमले को लेकर ये खबर है। लेकिन प्रोफेसर राजन प्लीज जरा समझाइए, ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट है नए ऑयल कॉरिडोर को लेकर ही, जिसमें ये साफ तौर पर दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से हॉर्मुज बंद होने पर सीरिया के रास्ते तेल ट्रांसपोर्ट। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप, चूंकि तेल का जो व्यापार होता था, तेल का मैं बोल रहा हूँ खासकर, तो उसका ज्यादातर व्यापार जो 70% के आसपास वो समुद्री रास्ते से होता है। अब दिक्कत यह है कि 2 रास्ते हॉर्मुज को वहाँ पे 2 देशों ने मिलकर ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद जो बबल मंदेब जो है वहाँ पे हुती इत्यादि वहाँ पे उसके आक्रमण के हमले होते हैं। और मैं बता दूं कि वहाँ पे ट्रेड काफी कम हो गया था, पहले से भी कम हो गया था, चूंकि इससे पहले जो झगड़े चल रहे थे उसके कारण से। तो वैसे में चूंकि ये दोनों रास्ता बंद हो गया, तो पर्शियन गल्फ से अगर तेल निकलता है तो उसका रास्ता यूरोप का जाने का कोई है नहीं दूसरा। अब भारत इंडियन ओशन से लेकर अगर इंडो पैसिफिक में दूसरे रास्ते से जाता है तो काफी लंबा रूट है। तो वैसे में वो लैंड रूट की तलाश कर रहे हैं। लैंड रूट में 2-3 ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो सीरिया से या फिर इजराइल के रास्ते से वहां पे फिर वो मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच जाए और वहां से फिर यूरोप का रास्ता वो निकालें। और तो वो लैंड रूट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना अभी एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसी में एक टेम्परेरी, मुझे लगता है कि सीरिया का जो रास्ता है अभी टेम्परेरी है। और सीरिया चूंकि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, अभी मैं बता दूं सीरिया और अमेरिका के संबंध भी काफी अच्छे हो गए हैं। तो वैसे में अमेरिका वो उस रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। और जितना टैंकर के रास्ते से आप बहुत बड़ी मात्रा में आप भेज सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रक के माध्यम से भेजेंगे तो ये काफी कॉस्टली और काफी एक्सपेंसिव होता है और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये टेम्परेरी है। अंडरस्टूड। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि सीरिया में ही जॉर्डन के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर खबर आ रही है, जहां ड्रग तस्करों पर जॉर्डन का ये ऑपरेशन डेटरेंस, जहां सुवेदा में ड्रग तस्करों पर भीषण हमले हुए हैं। फिलहाल लगातार हो रहे हमलों के बीच कई बड़ी खबरें हैं और उसी पर शरदेंदु सर अगला सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले ड्रग तस्करों पर जॉर्डन की ऑपरेशन डेटरेंस को लेकर यह खबर है। एक और खबर, जहां जॉर्डन के हमलों से दक्षिणी सीरिया में भारी नुकसान का दावा और ये सुवेदा में द्रूज मिलिशिया के ठिकानों पर हमले बताए जा रहे हैं। शेवा में कई मकान बमबारी में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं।
शरदेंदु सर, यही अगला सवाल आपसे करूंगी कि क्या ये मिडिल ईस्ट में एक नई जंग है? खबर बता दें, उसके बाद आपके पास आते हैं, क्योंकि दक्षिण सीरिया में जॉर्डन ने हमला किया है और सुबेदा में ही जॉर्डन की वायुसेना ने एयर अटैक किया है। ड्रग तस्करों के ठिकानों पर डायरेक्ट हमले हुए हैं और हथियारों के तस्करों पर भी जॉर्डन का ये एयर अटैक। हालांकि सुबेदा में द्रूज मलेशिया के ठिकानों पर भी हमले की खबर है और अरमान समेत 5 इलाकों में एक साथ एयर स्ट्राइक की गई है। शरदेंदु सर, देखिए, ये ड्रूज मलेशिया को तो हमेशा से इजराइल ने सपोर्ट किया हुआ है। तो आज की डेट में अगर जॉर्डन उस पर हमले कर रहा है तो ये अपने आप में बात एक डायकॉटमी सी नजर आ रही, क्योंकि जॉर्डन जो है अब्राहम अकॉर्ड का सिग्नेटरी और इजराइल के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण उसके रिश्ते रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये ड्रग तस्करी का मामला हो सकता है। ड्रूज मलेशिया को उसमें जबरदस्ती खींचा जा रहा है उनके नाम, हालांकि कुछ एलिमेंट उसमें हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, लेकिन साथ में मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, ये जो ड्रग माफिया का नाम देके जॉर्डन के थ्रू इजराइल अपने मकसद को सॉल्व कर रहा है। ये सीरिया का सदर्न इलाका वही है जहां पे इजराइल की हमेशा से नजरें, एक तरफ सदर्न लेबनान और सदर्न सीरिया, इन सारे इलाकों से कहीं ना कहीं इजराइल की सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है। आज आप ड्रग्स का नाम ले लीजिए, कल किसी और मिलिशिया का नाम ले लेंगे, लेकिन ये इलाका जो है उथल पुथल वाला है। तमाम छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप यहाँ ऑपरेट करते हैं। कभी अलकायदा से इनका संबंध रहा है, कभी ISIS से इनका संबंध रहा है, और जो यहाँ पे एक तरीके का हमेशा से टर्मोइल रहा है, और जो सीरिया की गवर्नमेंट इस इलाके को कंट्रोल करने में अभी तक सक्षम नहीं हुई है। और ये इलाका मेरा मानना है कि ऐसा ही बना रहेगा जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप नहीं जाते। वहां इन छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप को जॉर्डन का ये स्ट्राइक खत्म नहीं करने वाला, और मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं इजराइल के सहमति के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल सिक्योरिटी इस इलाके की एनहांस की जा सके। सुरभि जी, बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर राजन, तो ये ईरान ये क्या बात इस आधार पर रखने की कोशिश नहीं करेगा जो वो पहले भी कहता आया कि इजराइल के मोटिव ही यही है कि मिडिल ईस्ट अशांत रहे? देखिए, मिडिल ईस्ट अशांत से ज़्यादा इजराइल का मोटिव है कि ईरान जितना कमज़ोर हो जाए इजराइल को उतना ज़्यादा फायदा है। अमेरिका वहाँ पे तेल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और इजराइल वहाँ पे ईरान का रेजिम कंट्रोल करना था, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव भी थोड़े थोड़े अलग थे। और इजराइल को लगता है कि ईरान जितना कमज़ोर होता है उससे कम से लंबे समय तक उसका खतरा टल जाता है, तो ईरान उसकी पॉलिसी ये थी। और अभी इजराइल वहाँ पे डोमिनेंट होने की कोशिश, इजराइल की सबसे बड़ी समस्या है कि अभी निगोशिएशन नहीं चाहता है और ट्रंप हर हाल में निगोशिएशन चाहते हैं। तो वैसे में इजराइल इसकी भी तैयारी कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को वहां पे इन्वॉल्व रखा जाए, क्योंकि अमेरिका अगर वहां से चला गया तो ये सारे देश मिलकर, मैं बता दूं, अभी जो भी देश इजराइल के पक्ष में भी बोलते हो, UAE या सऊदी अरब इत्यादि, तो वो भी इजराइल के अगेंस्ट में हो जाएंगे जैसे ही अमेरिका वहां से वापस जाता है। और इजराइल को यही डर है कि अगर अमेरिका वहां से विड्रॉ करना शुरू करता है तो ये बहुत बड़ी मजबूरी होगी, बहुत मुश्किल की घड़ी होगी इजराइल के लिए, क्योंकि इन देशों को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा उनके। तो ऐसे में कैसे मिल पाएगा विक्ट्री एग्जिट डोनाल्ड ट्रंप को? ये भी तो एक बड़ा सवाल प्रोफेसर राजन। जी, ये ट्रंप के साथ ही एक होता है, आप बोलते हैं हिंदी प्रदेश में आप बोलते हैं भई गति सांप छुछुंदर केरी, जिसमें कि सांप छुछुंदर को अगर खाने की कोशिश करता है तो ना तो उसको निगल सकता है और ना ही उसको बाहर फेंक सकता है। तो वही स्थिति अमेरिका की हो गई है कि अब अमेरिका वहां से निकलना तो चाहता है, लेकिन निकलने का मतलब है कि ईरान का दबदबा पूरी तरह से वहां पर बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर वहां फंसा रहता है, मिलिट्री को भेजता है, तो इसका मतलब कि मैसिव कैजुअलिटी, फाइनेंशियल लॉस और मिलिट्री के लॉसेस होने की संभावना है। तो अमेरिका को बिल्कुल वहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नीति अपनाया जाए। लेकिन यह सच है कि वहां से हर हाल में ट्रंप वहां पे भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हॉर्मुज भी, मैं तो यह बोल रहा हूं, यूरेनियम की बात छोड़ें, हॉर्मुज भी अगर खोलने के लिए तैयार हो जाए ईरान, तो अभी मुझे लगता है कि ट्रंप डील करने के लिए तैयार है। नहीं तो आपको लगता है कि ईरान इस लेवल पर आकर हॉर्मुज खोलने के लिए किसी हद तक राजी हो पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक्स का असर होगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरीके से ब्रैड कूपर को लेकर जिक्र किया गया सिचुएशन रूम में या USS त्रिपोली पर जवानों की साथ उनकी मुलाकात, ये जो रेडी टू अटैक मोड पर नजर आ रही है तैयारी, उसको देखते हुए इस पर कोई असर? देखिए, रेडी टू उनकी, चूंकि वहां पे उनके सैनिक हैं, वहां पे उनको अभी निगोशिएशन के लिए उनको लगता है कि अगर दबाव नहीं बना जाएगा तो कोई भी निगोशिएशन नहीं हो पाएगा। हाँ। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी है। उनके ट्रंप की स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे तो कोअर्सन और मीडिएशन, इन दोनों के बीच की स्ट्रैटेजी हमेशा होती है, चाहे वो डेनमार्क की बात करूं, क्यूबा की बात करूं या दूसरे जगहों की बात करूं, तो वहां पे वो कोअर्स करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। मैं बता दूं, इसके बाद भी, निगोशिएशन के बाद भी वो करते रहेंगे। लेकिन वो बीच में कहीं जाके वो निगोशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर
हॉर्मुज पे भी अभी डील हो जाए तो वो यूरेनियम के इश्यू को मुझे लगता है कि अगर ईरान यूरेनियम को हैंडओवर नहीं करेगा, मैं बता दूं, और उसको लगता है कि उनकी कोई इस ढंग की मजबूरी नहीं है कोई यूरेनियम को हैंडओवर करे या उसके लिए कोई एग्रीमेंट करे। यह जरूर कर सकता है ईरान भी कि कुछ समय के लिए वो बोले कि वो यूरेनियम को 5 साल के लिए एनरिच नहीं करेगा, इस ढंग की गारंटी, तो उस पर निगोशिएशन की संभावना बनती है। लेकिन शरदेंदु सर, ये तो इस बात को लेकर संभावनाएं तब भी थी जब आराघची ने सीधा रूस का रुख किया था, और तब ये माना जा रहा था कि वो इस हद तक राजी हो सकता है कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रूस को सौंप दे। समस्या को अलग तरीके से देखता हूं। अमेरिका देखिए इसमें बिग प्लेयर है, उसको एक इनिशिएटिव अलग तरीके का लेना पड़ेगा। जब भी वार्ता शुरू हो आपको उसके लिए एक एमिकेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, जैसे कि आप ब्लॉकेड हटाएंगे, आप उनके रीबिल्डअप में काम करेंगे, उनके आर्थिक सैंक्शन जो लगाए उसको फेस्ड मैनर में हटाएंगे। इस तरीके का पॉजिटिव स्टेटमेंट दे तो डेफिनेटली ईरान उसको रिप्लाई करेगा और साथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात किया जा रहा था। जब पहली बार बातचीत हुई थी तभी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आगे एटलीस्ट डायलॉग डिप्लोमेसी जारी रह सकती है अगर आर्थिक तौर पर कुछ सैंक्शंस को लेकर फैसला हो जाए। लेकिन जब बातचीत होती है तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और परमाणु को लेकर ही सीमित रह जाती है। लेकिन सुरभि जी, जब बातचीत शुरू होती है तो उसके साथ यह भी कहा जाता है कि हम आपकी सिविलाइजेशन मिटा देंगे, आपको पाषाण युग में भेज देंगे, आपके सारे ब्रिजेस उड़ा देंगे, आपके सारे लॉन्च साइट ऑयल रिफाइनरी उड़ा देंगे। इस तरीके के धमकी के माहौल में आप कैसे बातचीत कर सकते हैं? जब आप बातचीत करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम ब्लॉकेड हटाएंगे, हम आपके आर्थिक सैंक्शन खत्म करेंगे, आपको न्यूक्लियर प्लान जो आपका है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा, आप नो फर्स्ट यूज के लिए साइन करिए, आपका जो मॉनिटरिंग होगा वो IAEA द्वारा किया जाएगा, कोई कंट्री इसमें दखलंदाजी नहीं देगा। इस तरीके के पॉजिटिव नोट पे जाएंगे तो डेफिनेटली जो ईरान आज की डेट में हमेशा से डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए शरदेंदु सर, हमारी सहयोगी इस वक्त तेहरान के बिल्कुल नजदीक सुमेरा खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और सुमेरा, आपकी एक एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं और इस बीच ये भी साफ नजर आ रहा है कि आखिर किस तरीके के हालात के बीच में बातचीत को लेकर भी एक कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि सुमेरा खान का मैंने यहां पर जिक्र किया है तो आपको बता दूं, सुमेरा इस वक्त कुम शहर में मौजूद है जो कि तेहरान से 140 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात, विशेषता के तौर पर ही इसके धार्मिक महत्व के तहत सुमेरा, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहती हूं क्योंकि यह जानना जरूरी है कि जिस डायलॉग और डिप्लोमेसी को लेकर हम एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, तेहरान में ही या ईरान में ही लोग क्या सोचते हैं? सुरभि, देखिए, मैं जहां मौजूद हूँ कुंभ में, ये धार्मिक लिहाज से बहुत अहमियत रखता है ईरान के लिए ये शहर। यहाँ सेमिनरीज हैं, यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर रिलीजियस और धार्मिक पढ़ाई कराने वाली यूनिवर्सिटी मौजूद है। यहाँ महिलाएं भी धार्मिक पढ़ाई करने के लिए आती हैं, लेकिन सिर्फ धार्मिक ही पढ़ाई नहीं करते हैं। धार्मिक पढ़ाई के साथ फिलॉसफी, ज्योग्राफी और बाकी और तमाम जो फील्ड्स हैं उनकी, उसमें भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये शहर एक तरह से आप इसे मान सकते हैं, जैसे हम वेटिकन को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए एक अहम शहर है जो धर्म के लिहाज से बहुत अहम है, तो आप उनको समझ सकते हैं कि ये ईरान का वेटिकन है। ये उस तरह की अहमियत ईरान के लिए रखता है। ये जो जगह है, ये आप इनकी जो विचारधारा है, जो ईरान इस्लामिक रिपब्लिक की जो विचारधारा है, उसकी जो जड़ है वो भी इस शहर में है, क्योंकि यहीं पर वो तमाम लोग आइडियोलॉजिकल तौर पर, धार्मिक तौर पर पढ़ाई लिखाई कर कर आगे बढ़ते हैं, जो इस पूरी सोच को, इस पूरे रेवोल्यूशन को, जिसे ईरान के रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जाता है, उसको फीड करते हैं। तो ये शहर बहुत अहमियत रखता है। इस शहर में आपसे कुछ देर पहले हमने वो तमाम जगह देखी जिसे निशाना बनाया गया। तो देखिए, अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजिक तौर पर आपके लिए रणनीतिक तौर पर अहम जगहें होती हैं, उस पर आप हमला करते हैं, क्योंकि आप जो मिसाइल साइट्स हैं उस पर हमला करना चाहते हैं या एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन किसी सेमिनरी पर या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पर जहां धार्मिक पढ़ाई कराई जाती है, वहां पर हमला अगर किया गया तो वो क्यों किया गया उसे समझना जरूरी है। वो क्यों किया इसलिए गया क्योंकि वो ईरान का जो रेवोल्यूशन है उसके लिए उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ईरान के रेवोल्यूशन की जो दिल है उसे आप समझ सकते हैं कि वो कुम में मौजूद है, और इस वजह से यहाँ पर कई इमारतों पर हमले किए गए थे युद्ध के दौरान। और अभी भी लोगों के बीच आप जाएं तो बात करें तो ये जरूर है ईरान में, और ये तो देखिए गढ़ है उनकी सोच का, उनकी विचारधारा का। तो यहाँ पर आपको बड़ा समर्थन जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके लिए, आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनी के लिए, और जो ईरानी रेवोल्यूशन का जो पूरा एक थॉट प्रोसेस है उसके लिए यहाँ समर्थन बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल, इसी धार्मिक महत्व को देखते हुए मैंने आपसे ये सवाल किया था सुमेरा कि आज के इस हालात में यहाँ लोग सोचते क्या हैं, लेकिन इस बीच जो हालात अभी बने हुए हैं और जिस स्तर पर अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं, अब ईरान इस लेवल पर आ चुका है जहां इसी समर्थन के बलबूते वो सीधे अमेरिका के सामने डेडलाइन के तहत नए प्रस्ताव रख रहा है। सुमेरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो जगह है जहां हम मौजूद हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी, ये विचारधारा के तौर पर बहुत अहमियत रखती है ईरान के रेवोल्यूशन के लिए, ईरान की सरकार के लिए, IRGC के लिए, सभी लोगों के लिए। और इस वजह से ये जगह है जहां से शुरुआत हुई। जो रेवोल्यूशन था, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, उसकी शुरुआत भी इसी शहर से हुई। यहीं की एक सेमिनरी से हुई, यहीं के एक आप एक तरह का धार्मिक कॉलेज समझ सकते हैं, वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तो उसकी जड़ें यहाँ इस शहर में मौजूद हैं और उसे उन्होंने बहुत मजबूत भी किया है आपको। लेकिन वो जो समर्थन है वो आपको अक्रॉस ईरान लोगों के बीच देखने को मिलेगा। आपको मतभेद मिलेंगे, ऐसे पक्ष हैं ईरान के अंदर जो हो सकता है कि सरकार के बहुत से फैसलों से या जिस तरह से सरकार चल रही है उससे खुश नहीं हो, या जो आर्थिक परेशानी उन्हें जिसका सामना करना पड़ता है उसके खिलाफ हैं वो, या वो चाहते हैं कि बेहतर हो। आर्थिक जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो उससे तो परेशान हैं, लेकिन इस वक्त एकजुट दिखाई देते हैं इस वजह से क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी धरती पर हमला है। तो वो एक ओवरराइडिंग फीलिंग है लोगों के बीच। और ये एक तरह से देखिए, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान के इस रेवोल्यूशन को, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था, उसको खाद पानी मुहैया करा दिया है, उसको और मजबूती दे दी है, उसको मजबूत कर दिया है। बिल्कुल सुमेरा, ये बात इसलिए भी क्योंकि शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे कि ईरान के लोग खुद बदलाव चाहते हैं, ईरान के लोगों के साथ वो मैसेज कन्वे करते हुए बयानों के आधार पर कोशिश करते थे कि वो बदलाव हम लाकर रहेंगे, चेंज ऑफ रिजीम की बात कहते थे। लेकिन अमेरिका के इसी सेने एक्शन के बाद क्या ये स्थिति हो चुकी है कि ये सब अंदरूनी तौर पर और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल मजबूत है बहुत ये भी। और देखिए, जिस तरह से मुश्तबा खामनेई का विरोध किया, ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुश्तबा खामनेई हो सकता है ना चुने जाते सुप्रीम लीडर के तौर पर, लेकिन उसके बाद एक तरह का एक भावना थी कि नहीं, अब हम मुश्तबा खामनेई को ही आयतुल्ला बनाएंगे और हम चाहते हैं कि खामनेई जो नाम है वो जारी रहे, इस वजह से भी मुश्तबा खामनेई बनेंगे। तो वो एक रेजिलियंस है लोगों के अंदर। और अभी जो हुआ है पिछले 40 दिन के दौरान, तो लोगों को ये लगता है कि हम कर सकते हैं ये। इसके पहले जो आम लोग हैं उनसे बात करें तो उनको लगता है कि हम पहले ये जरूर सोचते थे कि अमेरिका हमला करेगा या ये हमला होगा तो क्या होगा, लेकिन अब हमने उसका सामना कर लिया है। यानी वो पहले हमले तक ही आदमी डरता है, उनका कहना है। अब तो हो गया हमारे ऊपर हमला, हमने उसे झेल लिया, हमने उसे बर्दाश्त किया, हमने उसकी वजह से तकलीफों को झेल लिया है, तो अब हम तैयार हैं। तो लोगों के बीच एक रेजिलियंस है और वो सरकार के लिए, जो ईरान की सरकार है उसके लिए, ईरान का जो पूरा सिस्टम है उसके लिए उसको मजबूती दे रहा है। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और इस वजह से वो और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं ट्रंप के सामने। सुमेरा, आपकी कुंभ में मौजूदगी, कुंभ के धार्मिक महत्व को लेकर एक दर्शकों के सामने पहले इन्फॉर्मेशन इसीलिए जानना चाह रही थी क्योंकि अब ये समझा दीजिए कि सेना, ईरान की सेना और ईरान की सत्ता के लिए कुंभ के लोगों का फैसला कितना मायने रखता है और इनके फैसले का कितना असर होता है? देखिए, आप जो मैं यहाँ भी आकर लोगों से बात कर रही हूँ, उससे समझ में ही आता है कि हम जब ईरान को बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सुप्रीम लीडर है ऊपर और वो जो फैसला करते हैं, वो जो कहते हैं, वो नीचे तक उसका पालन किया जाता है। अयातुल्ला अली खामनेई जब तक मौजूद थे तब तक इस तरह का एक भावना थी कि अलग अलग फैक्शंस हैं और वो तमाम फैक्शंस अपनी बात कहते हैं और फिर एक आम राय से एक अहम मुद्दे पर सभी पक्षों की बात को माना जाता है और फिर उसके बाद एक राय बनाई जाती है और फिर कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन एक बदलाव, जो बड़ा बदलाव है, वो हुआ है इस पूरे प्रोसेस के दौरान और वो बड़ा बदलाव ये हुआ है, आप अगर समझ सकते हैं कि जो बड़ा बदलाव है वो ये हुआ है सुरभि की बहुत मजबूती मिल गई है। यानी मुश्तबा खामेनेई इस बात को लेकर जो उनका स्टैंड है वो बहुत ज्यादा पुख्ता दिखाई देता है और वो और ज्यादा इस बात को लेकर मजबूत दिखाई देते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसके बारे में वो बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं। यानी बहुत क्लियर है उनकी विचारधारा और बहुत
सख्त दिखाई देती है। यानी अब वो किसी तरह के कंसेशंस करने के मूड में नहीं है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें ईरान के लोगों का समर्थन हासिल है। बिल्कुल, और क्योंकि हम इसे धार्मिक राजधानी के तौर पर समझ रहे हैं, शिक्षा का ये केंद्र है जिस बात का आपने सुमेरा जिक्र किया, लेकिन अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी ये जगह कुंभ खास तौर पर मायने रखती है। और ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप और हम स्टूडियो में जब बयान सुनते हैं अमेरिका के ईरान के खिलाफ स्ट्रैटेजीज के, तो उसमें वो खास तौर पर कहते हैं हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। जी हाँ, देखिए सुरभि, ये इकोनॉमिक तौर पर मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स नहीं है, लेकिन ये विचारधारा के तौर पर बहुत अहमियत रखता है, ये धार्मिक लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। और धार्मिक जो रेवोल्यूशन है वो ईरान की लाइफलाइन है, वो लाइफलाइन है, वो ब्लड, वो खून, खाद पानी मुहैया कराता है ईरान की सरकार को आगे बढ़ने के लिए। तो उस लिहाज से ये जगह बहुत अहमियत रखती है, और इसीलिए इसका सिंबॉलिक महत्व बहुत ज्यादा है ईरान के रेवोल्यूशन में, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन में। और इस वजह से इस जगह को टारगेट किया जाना भी एक बड़ा संकेत था अमेरिका द्वारा। इस वजह से यहाँ टारगेट किया गया उस इमारत को खास तौर पर जहाँ पर वो बैठक हो रही थी, जिसमें नए सुप्रीम लीडर को चुना जाना था, जो रिपोर्ट मैंने कुछ देर पहले भेजी भी, और जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख ही रही हैं। बिल्कुल। और सुमेरा, इस पूरे सफर के दौरान क्या ऑब्जर्वेशन आपके रहे, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पिछले कई घंटों में आपने क्या महसूस किया है, क्योंकि अलग अलग रास्तों को आप कवर कर रहे हैं। इस वक्त भी आप तेहरान से लगभग 140 किलोमीटर दूर हैं, और उसी सड़क के सफर के दौरान क्या वो तबाही के मंजर या लोगों के बीच बढ़ते तनाव का देखते हुए उसका कोई बड़ा असर? नहीं, देखिए, लोगों के बीच आपको ऐसा, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उसी तरह से जी रहे हैं, और एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हो सकता है युद्ध वापस फिर शुरू हो जाए, ऐसा उन्हें लगता है होगा फिर। और अब एक साइकोलॉजी में कहता है ना, एक एक्सेप्टेंस है, यानी वो अब मजाक करते हैं इस बात को लेकर कि देखिए अब तो कभी भी हमला हो जाएगा, अब तो मरना ही है, या हम मर जाएंगे तो भी हमारी जो विचारधारा है वो जिंदा रहनी चाहिए। तो लोग ये मानते हैं कि अगर होगा हमला तो होगा, हमें उससे गुजरना पड़ेगा। तो अब आम लोगों से अगर आप बात करें, दुकान पर, सड़क पर, लड़के लड़कियां, महिलाएं, तो वो कभी ये कहते हैं कि हाँ देखिए ये तो हकीकत है, अभी इसका तो हमें सामना करना पड़ेगा, या वो उसे मजाक के तौर पर लेते हैं कि देखिए ये तो होगा, अब अमेरिका से अगर हमारा युद्ध है तो फिर उसका जो भी नतीजा हो उसे भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक एक्सेप्टेंस है और एक रेजिलियंस भी है, यानी तैयार भी है कि जो भी होगा उसका तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ा बदलाव है। देखिए सुरभि, जब हम यहाँ आए तो हमने खास तौर पर चीज महसूस की कि आपको बहुत सी महिलाएं हैं जो हेड कवर करे दिखाई देंगी, लेकिन ऐसी पाबंदी नहीं है कि अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको उसके लिए कोई सजा मिलेगी। ऐसा हमने लगातार तेहरान की सड़कों पर देखा है। मैं कुंभ में मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, और इस तरह की जो बातें वो यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है यहाँ पर भी एक तरह का बदलाव हो रहा है जो दिखाई देता है। सुमेरा, सेफ रहें, और लगातार हम आपकी, मुझे अब बिल्कुल जाना होगा, शायद मैं यही कह रही हूँ की वजह से हटने के लिए कहा था। बिल्कुल सुमेरा, सेफ रहें। आपकी एक एक रिपोर्ट, एक एक ग्राउंड रियलिटी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। धार्मिक राजधानी ईरान की कुंभ, जहां से सुमेरा इस वक्त हमें लाइव जुड़े हुए एक एक इंफॉर्मेशन दे रही है।